बात हो रही है बीपीएससी मेंस की। श्रृंखला कड़ी में ऐसे पर मैथिली, भोजपुरी, मगधी, जीएस वन आईआर और फिर जीएस टू में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं जीएस टू में ही इंडिया एंड वर्ल्ड की इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। यहाँ पर पेपर टोटली अलग होगा। यहाँ यूपीएससी का यूपीपीसीएस का सिलेबस एकदम डिफाइन है, बीपीएससी का सिलेबस डिफाइन है। तो ऐसे इस स्थिति में मेंस लिखने वाले बच्चे करें तो क्या करें, वो कौन से टॉपिक हो सकते हैं इस समय मेंस पर। तो मैं 12 से 15 टॉपिक्स यहाँ पर मैंने निकाले हैं जो इस बार के मेंस में आपके तैयार करने होंगे या इम्पोर्टेंट। हमेशा याद रखिएगा बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो एकदम आईएएस से 2 कदम आगे है कुछ सेक्शंस में। यहाँ पर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप मिश्रापुरी पढ़ लीजिए, रमेश सिंह पढ़ लीजिए, संजीव वर्मा पढ़ लीजिए, दत्त सुंदरम पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, किसी के नोट से सवाल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ जो बीपीएससी में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका लेवल थोड़ा ऊपर है। कैसे, उसी के ऊपर चर्चा होगी। जैसे पहला टॉपिक है आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। एक लंबे समय से यह वार्ता चल रही है कि देश में खासकर 90 के दशक के बाद से जो आर्थिक नीतियां लगी हैं उससे जीडीपी का ग्रोथ तो हो रहा है, बट नौकरियां नहीं मिल रही या उसका लाभ भारत के ग्रामीण अंचलों पर नहीं आ रहा है। तो यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। इन दोनों के बारे में एनालिटिकल वे में जाना है। 36 से 38 नंबर और 8 से 9 नंबर दोनों एस्पेक्ट में चाहिए, क्या, कैसे, किस तरह वगैरह। फिर एक शब्द है सामाजिक न्याय, समावेशिता, कल्याणकारी राज्य बनाम वैश्वीकरण, लोक निजी सहभागिता और निजीकरण। पिछले 10 सालों के आईएएस के पेपर को उठा के देखें तो हर दूसरा साल इस टॉपिक से सवाल आता है कि क्या 90 के दशक के बाद से जो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इससे असमानता बढ़ रही है, क्या इस देश की 80% जनसंख्या इस योग्य है जो अपनी समस्याओं के समाधान कर सके, या सिर्फ निजीकरण का दौर बढ़ते रहने से क्या इस देश की 80% जनसंख्या उस निजीकरण के मॉडल पर फिट हो सकती है जहां भूख लगे तो पिज्जा खाओ, प्यास लगे तो बिस्लरी ऑर्डर करो, कहीं जाना है तो ओला उबर करो, इलाज कराना है तो फोर्टिस में जाओ, एंटरटेनमेंट करना है तो पीवीआर की टिकट लेकर के जाओ। प्रॉब्लम यही, क्या ये आर्थिक समृद्धि समावेशिता को क्या पूरा कर पा रही है? विचार दीजिए, क्या यह जो अभी भारत में आर्थिक मॉडल चल रहा है क्या इससे समाज में सामाजिक न्याय मिल पाएगा? एनालिसिस करिए। क्या यह जो आर्थिक मॉडल चल रहा है जिसमें ग्लोबलाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, इससे इंक्लूसिवनेस, समावेशिता का लक्ष्य पाया जा सकता है? उठा के देखिए तो पिछले 10 सालों में एसे का पेपर हो इकोनॉमिक सेक्शन का या जीएस थर्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर में ये आया है, यूपी में भी आया है, तो बिहार में भी अब पूछा जाएगा। 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। तीसरा, आज जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है इसके इम्पैक्ट, इसका रिजल्ट और इससे रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता की भावना कैसे पनप रही है? बिल्कुल पनप रही है। हिंदी भगाओ आंदोलन, बिहारी भगाओ आंदोलन आपके आंखों के सामने। चौथा सेक्टर, हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रही है, बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। तो क्या हम तैयार हैं जनसंख्या के इस लाभांश का बेनिफिट उठाने के लिए? करिए भारत सरकार की तैयारियां, भारत सरकार के सामने चुनौतियां, हमें क्या करना चाहिए। अगला, फूड एग्रीकल्चर सेक्टर से खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न प्रसंस्करण। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, दालों का पैदावार आवाज भर चुका है, दाल भी महंगी होंगे, खाद्य तेल भी महंगे होंगे। अर्थात जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 1.4% है और फूड प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 1.2% है, तब जब भारत में 30% जमीनें प्रति वर्ष कम हो रही हैं, खेती युग से वो बिल्डिंगें बन रही हैं वगैरह। या फिर बिहार में जो 3 प्रकार के उद्योग लगते हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत और तीसरा एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ। इसके अलावा कोई उद्योग नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर बिहार में और भारत में क्या क्या करना है, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम
आगे कृषि की समस्या, पैक्स की भूमिका और बिहार। देश में कृषि जगत की क्या विशेषताएं और समस्याएं हैं, कृषि संकट क्या है, भारतीय कृषि का भविष्य क्या है। एक शब्द है पैक्स, नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुनिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, उनका देश में और बिहार में क्या रोल है और मूल्यांकन करिए। फिर आता है लैंड रिफॉर्म और बिहार। पूरे देश में लैंड रिफॉर्म फेलियर क्यों हुआ और बिहार में लैंड रिफॉर्म को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रही है 1947 से लेकर 2025 तक। लैंड रिफॉर्म कैसे एक्टिव और सफल होगा, इसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार क्या कर रही है, इनका एक ओवरव्यू। एमएसपी पर द्वंद्व, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के विवादों का दौर 3 साल 4 साल हो चुके हैं, दौर जारी है। 3 नए कृषि कानून बने, आंदोलन चला, अभी भी चल ही रहा है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत जो सब्सिडी के ऊपर स्टैंड लिया गया, उसके ऊपर विवाद चल रहा है। पूरे भारत में एमएसपी को लेकर के क्या चल रहा है, होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एमएसपी ने क्या रोल प्ले किया, प्रॉब्लम कैसे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशंस के नियम क्या है, बिहार पर क्या असर पड़ रहा है वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ 4% किसान है बिहार के जो एमएसपी से प्रभावित है। 23 प्रकार के फसलों में इतने फसलों की स्थिति बहुत दर्दनाक है बिहार। ये सारी चीजें आपको जानना। आगे क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी, मतलब जलवायु परिवर्तन और विश्व पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर आर्थिक गतिविधियों पर, भारत की आर्थिक गतिविधियों पर और बिहार की आर्थिक गतिविधियों पर। जैसे कृषि उत्पादन व्यवस्था, मखाना उत्पादन, मछली उत्पादन, रेशम से लेकर के 13 प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के दुष्प्रभावित होने की चर्चा बिहार सरकार ने अपने रिपोर्ट में दी है। मैंने तो देखा ही नहीं किसी मैगजीन में ये कंटेंट है, मुझे तो हर चीज याद है, फिर भी मैं आपके सामने बोलूँ। आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, औद्योगिक क्रांति 4.0 और भारत की आर्थिक नीति। आज है जो भी तारीख को, आई थिंक 10 तारीख है, 10 मार्च। इतने % नौकरियां कम होगी वर्ल्ड लेवल पर, ये आज है, और भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम तैयार हैं, कुछ भी नहीं होगा। है? हमारी आर्थिक नीति कैसे प्रभावित हो सकती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को लेकर के भारत की स्ट्रेटजी क्या है, भारत क्या कर रहा है, भारत कैसे प्रभाव हो सकते हैं और बिहार सरकार क्या कर रही है। एक और भविष्य के विकसित भारत, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक मॉडल पेश किया गया है, क्या हम उसके एम्बिशन को प्राप्त कर लेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे यहाँ और इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इसको अचीव करने में बैरियर, रोड़ा बन रहे हैं। आगे आर्थिक विकास, एक लॉन्ग टर्म प्रवृत्ति, भारत की आर्थिक विकास की प्रवृत्ति क्या रही है, समस्याएं क्या है, और देखिए ये हमेशा अपडेट होते रहेगा। क्रिप्टो करेंसी आ गई तो उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया तो उसका असर पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आ गए, उसका असर पड़ा, चीन और अमेरिका के बीच में करेंसी वार हुआ, उसका असर पड़ा, वगैरह वगैरह। और लास्ट है नोबेल पुरस्कार इस बार अनाउंस हुआ है, और इसने या जिस व्यक्ति को नोबेल दिया गया है उसकी जो थ्योरी है वो भारत पर 100% लागू होती है। अभी तक मैंने किसी भी इकोनॉमी की किताब में ये पॉइंट नहीं देखा कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने इस बार जो इकोनॉमी पर जो थ्योरी दी है उसका असर भारत की आर्थिक नीतियों या भारत की प्रशासनिक संरचना पर कैसे दिख रहा है। कमेंट, आलोचनात्मक व्याख्या करिए। एक बार बहुत पहले अमर सेन पर डायरेक्ट प्रश्न आया था, फिर महबूब उल हक पर आया। तो बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की परंपरा है। अब थोड़ा सा विस्तार से आते हैं, तब जानते हैं कि भारत में महानगरों में विकास हो रहा है, भारत के 7 लाख गांव में विकास बड़ा छन छन के पहुंच रहा है। बिहार जैसे राज्यों ने अगर आर्थिक प्रगति की भी है तो वो अपने बलबूते भारत के अलग अलग राज्यों में लेबर की तरह खट करके एक प्रोफेशनल की तरह काम करके समृद्धि को पैदा किया है। लिख सकते हैं? नहीं। जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है उससे वेलफेयर स्टेट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन का खर्च, जीवन की गुणवत्ता महंगी हो रही है, नई नई बीमारियां, स्लम बढ़ते जा रहे हैं। लिख सकते हैं? वैश्वीकरण टोटली एक ध्रुवीय है। अब आने वाले टाइम पीरियड में पूरा एंटरटेनमेंट मार्केट, ओटीटी, कम्युनिकेशन, सब कुछ एलन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों के हाथ में जाएगा। लिख सकते हैं?
आर्थिक नीतियां लगातार दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं, लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, गरीबी ज्यों की त्यों ऋण जाल में फंसी, एक दुष्चक्र में फंसी है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कुपोषण बढ़ रहा है, एनीमिया बढ़ रही है, युवा वर्ग के पास रोजगार नहीं है, अराजकता का दौर जारी चाहिए। चाहे आप ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़िए, वर्ल्ड बैंक के गरीबी पर, एनीमिया पर, WHO की रिपोर्ट पढ़िए, असमानता पर जो रिपोर्ट आती है वो पढ़िए, सोशल जस्टिस पर आती है, गुड गवर्नेंस पर आती है, करप्शन पर आता है, भ्रष्टाचार पर आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस वगैरह वगैरह, सब पे हम बहुत नीचे हैं। बट इस चीज को बैलेंस करके कैसे लेंगे? 40% हमारी जनसंख्या निकम्मी है, 80% रोजगार चाहिए सरकारी, प्राइवेट नौकरी कोई करना नहीं चाहता, 12% हमारे इंजीनियर से काम करने के लायक हैं, 88% निकम्मे हैं, पैसे पर आए हैं वगैरह वगैरह। भारत में जो IIT से पास आउट हैं वो फ्रांस की पॉलिटेक्निक में 6ठी क्लास के बराबर। कौशल विकास के नाम पर नौटंकी चालू है। लिखिए, डेमोग्राफी पर, भविष्य का विकसित देश, ठेंगा कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार का तो एजेंडा ही है एमएसपी खत्म करना। लिख सकते हैं, अगर एजेंडा नहीं है तो किसान को लिख के दे दें। मजबूरी भी है, WTO के नियमों पे WTO प्रेशर भी डाल रहा है, खत्म कर सब्सिडी। सब्सिडी खत्म हो गई पेट्रोलियम पर, सब्सिडी खत्म हो गई रसोई गैस पर, सब्सिडी खत्म भी हो रही है। तो एक तरफ सरकार इधर सब्सिडी खत्म कर रही है और दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए सीधे रिश्वत भी दे रही है। दिल्ली में योजनाएं लागू, बस यही नजरिया विकसित करना है। देश में हो कुछ और रहा है, कारण कुछ और है, समझना आपको कुछ और है और लिखना कुछ और है। जिसने इस चीज को समझ लिया और ये 3 चीजों में अंतर कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। नहीं तो 5000 से ज्यादा IIT लोग आए हैं, खूब सारे नोट्स बना बना के IIT फौज खास वाले या कतवरिया सराय वाले बेच रहे हैं। ठेंगा एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है नोट्स को देख के, अरे सर इतना कंटेंट, मजा आ गया, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन वो पूछ लीजिए कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय का संकल्प पूरा नहीं हो सकता और बिना सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि के लिए व्यर्थ है। लिखो भैया, वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की भावना को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत के ज्यादातर हिंदी भाषी राज्य इस समस्याओं से बुरी तरह ग्रस्त हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करिए। लिखो, भूमि सुधार एक संवेदनशील मुद्दा है जो भारत की राजनीतिक शक्ति से जुड़ा है। राजनीतिक शक्तियां इसको असफल करते आ रही हैं। देश और राजनीति में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करिए। भविष्य के विकसित भारत की रणनीति प्रस्तुत करिए। भारत की क्या तैयारियां हैं, भारत के लिए संभावित चुनौतियां और संभावित सुधारों की चर्चा करें। भारत में आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के ऊपर टिप्पणी करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि $5 ट्रिलियन या जो भी हो, इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? अपेक्षित चुनौतियों के साथ सुधारों की संभावित चर्चा करें। बिहार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? ऐसे दर्जनों प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 12 से 13 टॉपिक यहाँ निकाले हैं। अगर इस बार मेंस देने जा रहे हैं तो ये बिहार के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिहार निकाल दीजिए तो यूपी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यूपी भी निकाल दीजिए तो IAS के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो ठीक बात है, नहीं तो पढ़ते रहिए। रमेश सिंह से लेकर के संजीव वर्मा से PW का नोट, विजन का नोट घूमते रहिए। बहुत से डाटा बैंक आ गए हैं जो आपको तंदुरुस्ती की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। समझ में आ रहा है तो समझिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पूरे सोशल मीडिया पर जरा उलट लीजिए, किसी ने इतना टू द पॉइंट आपको बताया है तो समझिए, नहीं तो खुदा गवाह।